साहित्य आज तक के इस मंच पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का हमारा ये जो सत्र है, कहानियों का असीमित संसार, पुराण से विज्ञान तक, देवियों का लोक। गीता जी कैसी हैं आप? शुक्रिया सईद। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है जब भी आप साथ होती हैं। राजीव ने परिचय हमारे तीनों मेहमानों का आपसे करवा दिया है, लेकिन एक बार फिर से अनिमेश, हमारे पुराने साथी, वरिष्ठ पत्रकार, अब साहित्य की दुनिया में हैं, और उसी तरह से गीता जी हमारी सीनियर, हमारी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बड़ी साहित्यकार, डॉक्टर मेहरबान वैज्ञानिक हैं, साहित्य सेवा कर रहे हैं, विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है। गीता जी, आपसे जब भी आपके साथ होते हैं तो हालांकि मेरी 3 बहनें, मेरी माँ, तो स्त्रियों के लिए तो उन्होंने मैंने कभी झूठी प्लेट नहीं उठाई घर में, क्यों उठाने दी मेरी माँ ने। मेरी बहनों छोटी से भी खींच के मारती थी, चप्पल, जूता, बेलन जो था, चिमटा, तो खूब पिटा हूं। तो स्त्री विमर्श पर जब भी हम सोचते हैं तो आपका नाम मस्तिष्क में आता है। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, स्त्रियों के लिए जो काम आपने किया है, उनके सपने, उनकी आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, उनकी पीड़ा से आदिवासी महिलाओं पर आपने काम किया, फेलोशिप ली, जाकर रही, रिसर्च किया, ढेर सारी तारीफें आपको। लेकिन ये आप कहां पहुंच गई? उस श्लोक में पहुंच गई, द्वापर युग में पहुंच जाती हैं आप। वहां भगवान श्री कृष्ण की बिटिया को पकड़ लेती हैं आप। देवियों का लोक क्या है ये? शुक्रिया सईद, आज तक मंच और आप सब सामने बैठे हैं, आप सबका शुक्रिया कि हम लेखकों को भी सुनने के लिए कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे इतनी सेलिब्रिटी के बीच में। सईद, बहुत सवाल सही था, क्योंकि मुझसे भी पूछा जाता है, शायद मैंने खुद से भी पूछा है कि कहाँ से कहाँ मेरी यात्रा। लोग कहते हैं कि गीता श्री पीछे की तरफ लौट गई। लोग आगे जाते हैं और जो पुराणों पे लिखते हैं या इतिहास पे, उन पे ये तोहमत है कि वो पीछे की तरफ लौट जाते हैं। मैं इसलिए वहां तक गई कि एक स्त्री होने के नाते, आपने जैसा कहा कि मैं एक स्त्री हूं, मुझे अपनी परंपरा की तलाश थी, मुझे अपनी उन जड़ों की तलाश थी जहां से स्त्री की शाखाएं शुरू होती हैं। हमें तो न इतिहास ने कुछ दिया और पुराणों ने जो कुछ भी दिया, हमने उसको इग्नोर किया। इतिहास ने हमें कुछ नहीं दिया, बिल्कुल इतिहास के हाशिए पे हमें भेज दिया गया। मैं इतिहास में भी गई हूं, यहाँ अभी बातचीत के दौर में इतिहास की भी चर्चा होगी कि मैंने इतिहास में मैं किस कालखंड में गई। लेकिन जिस पुराण की बात आप कर रहे हैं, मैं कृष्ण द्वापर युग में गई। मैं लोक की खोजी हूं, शोधकर्ता हूं। मैं लोक में स्त्रियों की भूमिका, स्त्रियों की दशा दिशा, स्त्रियों के योगदान और स्त्रियों की किस तरह से उन्होंने अपने समूची संस्कृति को और लोक को बचा रखा है, मैं उसको ढूंढती हूं। तो ढूंढते ढूंढते मुझे द्वापर युग की वो कथा मिली जो किसी पुराण, किसी उपनिषद, किसी किताब में नहीं है। किताबों से तो बहुत लोग सूत्र उठाते हैं, मैं लोक से सूत्र उठाती हूं और स्त्री के उस रूप को ढूंढती हूं जो अभी तक किसी ने उस पर बात नहीं की। आज आप इको फेमिनिज्म की बात करते हैं, आज आप पर्यावरण की बात करते हैं, आज आप भाई बहन या ऐसा पुरुष चाहते हैं जो स्त्री को सपोर्ट करता हो, या आप जंगल बचाने की बात करते हैं। पिता पुत्री संबंध जो जेनजी आई है, उसके जो संबंध चेंज हुए हैं और ब्रो हो गए, पापा यार पापा हो गए हैं। क्या ये चीजें हमारी जड़ों में थी, पीछे थी? पीछे मैं गई इसलिए नहीं कि मैं पीछे की तरफ ले जाना चाहती हूं या उसका मैं ग्लैमराइजेशन करती हूं। मैं पीछे इसलिए ले जाती हूं, मैं ये दिखाना चाहती हूं कि हमारी जड़ों में पीछे बहुत पहले भी स्त्रियों की क्या हालत थी, स्त्रियों ने क्या किया, कैसे जंगल बचाया, प्रेम और पर्यावरण कैसे स्त्रियों ने बचाया,
और कैसे पिता पुत्री के संबंध थे, और कितना हिपोक्रेट समाज तब भी था। अच्छा। कि अपने लिए जो रासलीला है, अगर बेटी किसी से प्रेम करे तो कैसे एक प्रोग्रेसिव पिता भी, कैसे पुरुष भी पिता में बदल जाता है। गीता जी एक सेकंड, क्षमा के साथ, क्या आप सामा चकवा की बात कर रही हैं? जी तो ये तो कंट्रोवर्शियल है, ये तो आप हाँ, मैं जिस तरह की बात गीता जी यहाँ पर कर रही हैं, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा रानी, उनकी पुत्री के बारे में आप इस तरह की बातें कर रही हैं। आप भगवान कह रहे हैं, मैं कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, पिता के रूप में बात कर रही हूँ। मैं लेखक हूँ, मेरे लिए कोई भगवान हो ही नहीं सकता। मैं जब लिखती हूँ उस वक्त मैं ईश्वर हो सकती हूँ। मेरे लिए कृष्ण एक किरदार की तरह है, एक पिता की तरह। मैं एक संसार रच रही हूँ। मैंने कृष्ण को रचते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने खुद को रचते हुए देखा लेकिन है। ईश्वर को तो किसी ने नहीं देखा। हाँ, तो एक फील है, एक एहसास है। लेकिन मेरे लिए कृष्ण एक किरदार है, और एक ऐसा किरदार जिसके उस चरित्र के बारे में बात ही नहीं हुई। कृष्ण का मतलब प्रेम, कृष्ण का मतलब लीला। कृष्ण यही सब कुछ नहीं थे। कृष्ण किसी के सिर्फ पति, रुक्मिणी और ये हरण यही नहीं करते थे। कृष्ण किसी के पिता भी थे। सांब के पिता थे, सामा के पिता थे, प्रद्युमन के पिता थे, बहुत सारी बच्चों के पिता थे, 8 शादियां और उनसे इतने 80 बच्चे, उन सब के पिता थे। तो कृष्ण के पिता के रूप में हम बात क्यों न करें? ईश्वर पिता नहीं होता, शिव पिता नहीं थे, राम पिता नहीं है, जो जिनके बच्चे जंगल में पले बढ़े। जब हम लेखक लिख रहे होते हैं उस समय किसी देवत्व के प्रभाव में नहीं होते हैं। हमारे लिए ईश्वर भी एक किरदार की तरह होता है, और उस वक्त मैं जस्टिस कर रही होती हूं उस किरदार से जिसे जस्टिस की सच में दरकार है, जिसे न पुराणों में मिला न इतिहास में मिला। तो वर्तमान से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता है। गीता जी की मित्रों यही विशेषता है, वो बेबाकी से बोलती हैं, निडर होकर बोलती हैं, लिखती हैं, और जब भी वो बात करती हैं तो उनका जो एक्साइटमेंट है उसे देखकर आपको लगता है कि वो कितनी गहराई तक अपने उस पात्र से जुड़ती हैं, अपनी उस कथा से जुड़ती हैं, अपनी कहानी से जुड़ती हैं। और इसीलिए जब आप हमारे इस साहित्य आज तक के मंच पर होती हैं तो हमें अच्छा लगता है। अनिमेश हमारे पुराने साथी हैं, पत्रकार हैं, विभिन्न चैनलों में उन्होंने काम किया है, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और आज ठाकुरबाड़ी को लेकर बड़ी चर्चा में है। एक साहित्यकार के दौर पर अनिमेश, आपने हमारा परिचय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की उस पक्ष और पहलू से करवाया जिससे हम बिल्कुल अनजान थे। हम समझ ही नहीं सकते थे कि एक साहित्यकार इतना वैभवशाली और इस तरह का हो सकता है कि जो चीजें आज हम देखते हैं, समझते हैं, वो आज से बरसों पहले उन्होंने आत्मसात कर ली थी और दुनिया के सामने रख दी थी। कैसे? जिस तरह से गीता जी ने भी कहा कि एक व्यक्ति या महापुरुष अगर हम कर ले भगवान की जगह, कोई भी महापुरुष हो, वो उसका सामाजिक पहलू जो है, उसके अलावा वो एक पिता भी है, एक पति भी है, एक बेटा भी, एक भाई भी है। तो जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, किसी महापुरुष की बात करते हैं, भारत में क्या है, मुझे लगता है हर व्यक्ति को हमें बचपन से एक नंबर की तरह समझा दिया जाता है कि ये 2 नंबर का सवाल है, ये 4 नंबर का है। कबीर जो है वो विस्तृत उत्तरीय में आ जाएंगे, रहीम लघु उत्तरीय में होंगे, इस तरह से। उससे परे जब हम देखना शुरू करते हैं तो फिर बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उनकी वजह से उनका परिवार नहीं बना, अपने परिवार की वजह से वो बने, और खासतौर से उनकी स्त्रियों की वजह से। चाहे उनकी भाभी हो ज्ञानदानंदिनी देवी, चाहे उनकी दादी हो, चाहे उनकी बहन हो। जो जब हम बेस्ट सेलर की बात करते हैं, भारत में जो पहली महिला बेस्ट सेलर लेखिका जो कही जाती है, स्वर्ण कुमारी देवी, वो उनकी बहन थी, और 18 साल की उम्र में उन्होंने नॉवेल लिखा था, और जो उसके काफी समय बाद रविन्द्रनाथ टैगोर बतौर लेखक स्थापित हुए, तो वो पहले ही बहुत लोकप्रिय हो चुकी थी। वो सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं धीरे धीरे। आपके लिए, हमारे लिए कोर्स में पढ़ते समय रविन्द्रनाथ टैगोर एक सवाल बन जाते हैं कि उन्होंने राष्ट्रगान लिखा और उनको नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला। उससे परे जब देखना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें, उदाहरण के लिए साड़ी का काफी लोग जानते हैं कि जो साड़ी पहनने का तरीका है हमारा आजकल का, वो उनकी भाभी ने विकसित किया, उसमें काफी योगदान दिया।
खाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर का खुद का अपना, वो दुनिया भर में घूमे, जहां जहां जाते थे वहां से मेन्यू कलेक्ट करते थे, रेसिपी कलेक्ट करते थे, घर पे भिजवाते थे अपने कि और वो ठाकुरबाड़ी में एक पूरा सिस्टम बनाया गया था कि जिससे वो रेसिपी डेवलप हो, उनको रिकॉर्ड किया जाए। वो अभी भी किताबें हैं उस समय की जिसमें वो सारी रेसिपी है। तो बहुत सारे पहलुओं पर काम किया, साइंस पर बहुत सारा काम किया उन्होंने। मेहर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो शांति निकेतन सिर्फ साहित्य का स्कूल नहीं था, वहां पर सिर्फ साहित्य की पढ़ाई नहीं होती थी, साइंस पर, खेती पर, एग्रीकल्चर पर, बहुत सारे विषयों पर पढ़ाई हुई है। तो उन सारी चीजों को एक समय पर पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि ये सारी चीजें आनी चाहिए बाहर। तो इस तरह से ढूंढते जाइए आप, तो आपको मिलता जाएगा। बहुत सारी कहानियां में आपको विदेश जाने की, पश्चिम की तरफ देखनी है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने पास इतना कुछ है कि आप उसी को ढूंढते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ नया मिलता जाएगा। हम जरूर कुछ सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। उनमें से हमारे साथ डॉक्टर मेहर वान हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन इनकी पुस्तकों के जो शीर्षक हैं वो बड़े प्यारे हैं और आपको आकर्षित करते हैं। सूफी साइंटिस्ट, बहुत बढ़िया है ना गीता जी, विनम्र विद्रोही बहुत सुंदर है। क्या ये आप साइंस वाले साहित्य में कहां से आ गए, और ये सूफी साइंटिस्ट क्या होता है? ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। बेसिकली एक बहुत जाने माने फिलोसोफर हुए हैं, उनका नाम है सीपी स्नो। उन्होंने एक किताब लिखी है द टू कल्चर्स, जिसमें उन्होंने ये डिस्कशन किया है कि वैज्ञानिक एक तरह से सोचने वाले लोग होते हैं और जो साहित्यकार होते हैं वो एक तरह से सोचने वाले लोग होते हैं। साहित्यकार इमेजिनेटिव होता है, वैज्ञानिक हर बात पे लॉजिक सोचता है। तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया में दो तरह के कल्चर्स हैं और उनकी फिलॉसफी कुछ इस तरह से है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि जो समस्याएं हैं दुनिया की वो इसलिए हैं कि क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से इनका कम्युनिकेशन नहीं है। और ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, आप बता रहे हैं, और एक परसेप्शन भी है हमारे देश में कि विज्ञान के लोग साहित्य तरफ कम जाते हैं और साहित्य के लोग विज्ञान तरफ कम आते हैं। तो पर जब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया और इस पर देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा सच में है नहीं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। अभी हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहे थे। 1930 के दशक में उनकी एक किताब आई जिसका नाम था विश्व परिचय। और विश्व परिचय जो किताब है वो बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में कि वो पॉपुलर साइंस बुक है। मतलब उसमें उन्होंने साइंस को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है और इतने प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश की है, लगता है जैसे आप कविता पढ़ रहे हो और वो साइंस समझा रहे होते हैं। और मुझे लगता है उन्होंने इसको लिखने के लिए बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा। तो टैगोर तो साहित्यकार थे और आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने साइंस पर काम किया। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। हम सब जानते हैं वंदे मातरम उन्होंने लिखा, आनंद मठ लिखा, पेशे से वकील थे वो। और ये फिर से मैं कहता हूं कि बहुत कम लोग जानते होंगे, बहुत समय तक मैं भी नहीं जानता था। सन 1875 में उनकी किताब आई, उसका नाम था विज्ञान रहस्य, आज से 150 साल पहले। और उसमें उन्होंने दुनिया भर की चीजों के बारे में लिखा है। धूल के वैज्ञानिक पक्ष पर लिखा उन्होंने हवाई यात्रा के बारे में लिखा है। उन्होंने उस जमाने में जो भी वैज्ञानिक बातें हुआ करती होंगी उनके सब के बारे में लिखा है। और ये उन्होंने अपनी बांग्ला में लिखा। टैगोर ने भी अपनी किताब बांग्ला में लिखी जो विश्व परिचय है। अब बात करते हैं विज्ञान और साहित्य की दोस्ती की। तो जो टैगोर हैं वो जगदीश चंद्र बोस से कुछ साल छोटे थे उम्र में, लेकिन उनकी दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ थी। अगर आप जगदीश चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर के लेटर्स के बारे में पढ़ें तो आपको लगेगा कि मतलब आप हर लेटर पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ये इतना प्यार और इतना आपसी जो उनका लगाव है, और दुनियादारी के बारे में, बहुत सारे विषयों के बारे में। तो विज्ञान और साहित्य दूर नहीं है, बहुत बहुत नज़दीक हैं। पर हमने एक धारणा बनाई है और मुझे भी लगता है कि इस धारणा को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी कोशिशों में भी यही करने की बार बार कोशिश करता हूँ कि साइंस को ह्यूमनाइज किया जाए।
आज हमारे आसपास जिंदगी में हर तरफ साइंस है, तो हम साइंस को अलग से लेकर ना आए। और इस बात के लिए मैं आज तक को भी शुक्रिया बोलता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं आज तक की टीम को कि उन्होंने साहित्य के सेशन में विज्ञान का सेशन अलग से ना रख के साथ में बीच में रखा, और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आप इसे एक जरूर डॉक्टर वान मान रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है गीता जी, अनिमेश जी, कि ये दो संसार की तरह हम आम मनुष्य, हम लोग, आप और हम सब इसे देखते हैं, पुराणों को और साइंस को, विज्ञान को। पुराण हमें ब्रह्मांड की याद दिलाता है, हमें देवी देवताओं की याद दिलाता है, ऋषि मुनियों की याद दिलाता है, यक्ष यक्षिणियों की याद दिलाता है, और हम द्वापर युग में आप ले चली वो याद दिलाता है। पुराण सिर्फ देवी देवताओं को ही याद नहीं दिलाता है, वो अग्नि की याद दिलाता है, वो वनस्पतियों की याद दिलाता है, वो आपको बादल की याद, बारिश की याद, धरती की याद, फसलों की याद। हम याद वही रखना चाहते हैं जो हमें याद रखना चाहिए, हम याद नहीं रखते। ऋग्वेद का पहला मंत्र, श्लोक नहीं बोलते, पहला मंत्र ही अग्नि की आराधना है कि अग्नि, मैं तुम्हें साक्षी मानकर इस समूची सृष्टि की आराधना करता हूं। पहले एक ही लाइन का वो मंत्र है। तो अग्नि की, वायु की, सारी पृथ्वी की, वनस्पतियों की, हमारे बहुत भ्रम है कि पुराण और उपनिषद सिर्फ ईश्वर और भगवान और देवताओं की आराधना, ऐसा नहीं है। उसमें आप स्त्रियों, आप अथर्ववेद पढ़िए, उसमें स्त्रियों को सभा सेमिनारों में, सभाओं गोष्ठियों में जाना चाहिए, उन्हें बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए, उन्हें प्रतिवाद करना चाहिए, बहस करना चाहिए। वो तो मनुस्मृति ने कबाड़ा किया, वरना अगर वेद को आप ठीक से पढ़े तो बहुत प्रोग्रेसिव चीजें उसमें मिलेंगी। इसलिए एकदम भ्रम हटाए, और कृपया, वेद वैसी चीज है जिसको पढ़ा कोई नहीं, बातें सब लोग करते हैं उसके बारे में। ये वेदों का दुर्भाग्य है कि उसके बारे में बात सभी करते हैं, पढ़ा किसी ने नहीं। इसीलिए हम हमारी बात पूरी नहीं हो पाई गीता जी। मैं आपसे यही समझना चाह रहे थे आपने कि आपने एक ऐसा किरदार चुना जी, जो किरदार द्वापर युग में प्रकृति की रक्षा करना जानता था, प्रकृति के लिए चिंतित था, पर्यावरण की चिंता करता था। क्या था वो किरदार? कैसे आपको इस किरदार ने आकर्षित किया, और उसका प्रकृति से क्या संबंध है? हाँ, मैं बताती हूँ, संक्षेप में बताती हूँ। मिथिला, बिहार में एक एरिया है मिथिला। प्रभात रंजन बैठे हैं, उसी इलाके से हैं, और मैं भी उसी इलाके से हूँ। मिथिला में एक लोक कथा है। जिस दिन छठ खत्म होती है, छठ पूजा आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जान गई है इस बार से, तो छठ और का महत्व और बढ़ गया है। तो छठ का जिस दिन समापन होता है, उस दिन 7 दिन मिथिला में एक खेल खेला जाता है। देखिए, लोग कितना सुंदर चीज है कि पर्व को भी खेल समझता है। उसको ढोने जैसा नहीं कि उसको ढोने, खेलते हैं, पर्व से खेलते हैं। तो सामा चकवा एक पर्व है जिसको खेलते हैं 7 दिन, और ये भाई बहन के प्रेम का पर्व है। सामा एक जामवती और कृष्ण की शादी हुई। जामवती आदिवासी कन्या थी, जामवंत की बेटी, जिनको वरदान था कि वो कई युगों तक रहेंगे, तो रीच कन्या। अब आदिवासी लड़की, देखिए मेरा तो माथा ठनका कि कृष्ण ने शादी की आदिवासी कन्या से। आप देखिए आदिवासी डिस्कोर्स कैसे आता है इस कहानी में। आदिवासी कन्या जामवती, कृष्ण ने शादी की, एक मैसेज दिया। जामवती की बेटी सामा, भाई सांब। सामा को जंगल से प्यार। वो जब कृष्ण यज्ञ कर रहे होते हैं तो शिकार पर जाते थे कृष्ण, तो वो पूरा तीर उठा के अग्नि में डाल देती है। ये प्रतीकात्मक प्रतिरोध है एक छोटी सी बच्ची का। वृंदावन के आसपास बहुत जंगल था, और उसमें एक, आज जैसे वीरप्पन का एक अवतार था उस जमाने में, चूड़क, उसको लोक में चुगला बोलते हैं, चूड़क। वो जंगल में शिकार करता था, और जैसे तस्करी होती है, और पेड़ों को काटता था, जंगल को। तो उस समय सामा को जंगल से बहुत प्रेम था। वो जंगल बचाने के लिए ऋषि पुत्रों से उसकी मित्रता थी। तो उसको चुगला जो था, चूड़क, वो जानता था कि इसके रहते हुए हम लोग जंगल में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो भड़काता है कृष्ण को। अब देखिए यहाँ कृष्ण एक पिता के रूप में कितने कमजोर और लाचार नजर आते हैं, और कृष्ण को ये पता है कि उनके समय की सारी चीजें लीला है, लेकिन उनकी पुत्री अगर किसी जंगल को बचाने के लिए किसी मुनि कुमार से प्रेम करती है तो वो अक्षम्य अपराध है, और वो श्राप देते हैं उसको चिड़िया बनने का। लोक कथा बहुत छोटी है। मेरा इसमें ट्रीटमेंट ये है, मैं आगे बढ़ के, सामा कहती है अपने पिता से कि आप मुझे श्राप मुक्त तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे फिर से
श्राप दीजिए जो वरदान की तरह हो। मैं चिड़िया ही रहना चाहती हूं, क्योंकि एक आप लोगों ने सुना होगा विहंगम दृष्टि, चिड़िया डालती है ऊपर से दृष्टि। उसने कहा मुझे चिड़िया ही बनना है, मैं जंगल को ऊपर से देख सकूंगी और तब मैं जंगल की रक्षा कर सकूंगी। और इसमें ये बड़ा मेटाफर मैंने खड़ा किया है और वो दृष्टि दी है कि इससे मैंने चिपको आंदोलन से प्रेरणा ली कि चिपको आंदोलन में कैसे स्त्रियां पेड़ों से चिपक गई थी और उन्होंने पेड़ों को बचाया था। तो स्त्रियों के इस तरह के योगदान को बहुत महत्व नहीं दिया जाता, बहुत जगह नहीं दी जाती, बहुत स्पेस नहीं दिया जाता। मैंने इन चीजों को पुराण कथा से, लोक से कथा लेके नए समय से जोड़ के एक नए डिस्कोर्स खड़ा किया, जिसमें पिता पुत्री, भाई बहन, जंगल बचाओ, प्रेम और स्त्री की कैसी स्त्रियां प्रेम भी बचाती हैं और कैसे जंगल भी बचाती हैं। तो ये कहने को सिर्फ लोक कथा है, अगर पढ़ेंगे तो आज के समय को आप देख सकेंगे। मैं पीछे की ओर नहीं ले जाती हूं। पुराणों का मतलब ये नहीं होता है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। पुराण का मतलब है कि आप पीछे से आगे की तरफ आते हैं। क्या क्यों लेकर आते हैं आप? आखिर मेरी दृष्टि क्या है? क्या मैं सीधे मैं कोई कथावाचक नहीं हूं कि मैं बैठ के कृष्ण और सामा की कथा कहूं। मैं एक लेखक हूं, एक विजन के साथ, नई सदी की ट्रीटमेंट के साथ, एक नई स्त्री के अवतार के साथ मैं इस पूरा कथा को लेती हूँ। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि सामा और आज की स्त्री में गीता जी क्या समानता देखती हैं, आज की स्त्री में और सामा में किस तरह का अंतर वो देखती हैं, हम जरूर पूछेंगे। लेकिन अनिमेष, आप प्लीज ये बताइए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के घर की जो महिलाएं थीं, वो विज्ञान को कितना मानती थी, विज्ञान का उन पर कितना प्रभाव था और उनके किरदारों में, और उन्होंने जो चीजें उस समय शुरू की, जो आज आपने लिखा म्योनी, हम क्या कहते हैं, क्या खाते हो? मोमो खाते हो बच्चों? आप खाते हो? उसके साथ वाइट वाइट क्या होता है? वो क्या है? पहले मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा जो गीता जी बोल रही थी, और सबके लिए, कि हमारे जो भी पुराण है, हमारी जो भी कहानियां हैं, उसमें अगर आप विज्ञान और स्टोरी टेलिंग देखेंगे, बहुत कमाल की है, उतना कहीं नहीं दिखती। जैसे रामायण का एक उदाहरण है, सबको मतलब वो शुरू से मान के चलते हैं आप भगवान का अवतार है, सब कुछ है, लेकिन जो कहानी स्टोरी टेलिंग होती है, जो आपको एंटी क्लाइमेक्स चाह होता है, जहां हीरो विलेन को हराने से पहले ऐसा लगता है कि हार जाएगा, लक्ष्मण को शक्ति लगती है, वो बेहोश है, राम दुखी हैं, कोई चमत्कार नहीं होता, दवाई आती है, डॉक्टर आता है, तब ठीक होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग के लिहाज से बहुत कमाल की चीज है, और वो भी नहीं है कि आपने चमत्कार दिखा दिया और हो गया। तो कोई भी पुराण, कोई भी मिथक अगर आप इस नजर से देखना शुरू करेंगे तो आपको सब में कुछ ना कुछ मिलेगा। और विज्ञान की बात करते हैं तो पहली जो टेक्स्ट बुक साइंस की हिंदी बांग्ला में लिखने की जो कोशिश कर रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उसके अलावा साइंस के बहुत सारे अनुवाद किए हैं स्वर्ण कुमारी देवी ने, और एक बहुत प्रचलित शब्द है ज्वालामुखी। तो संस्कृत का एक शब्द था अग्निगिरी। अब अग्निगिरी जब आप बोलते हैं आपके दिमाग में एक इमेज नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही आप ज्वालामुखी बोलेंगे तो आपके दिमाग में पहाड़ की इमेज बन जाती है कि जिसके ऊपर से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने बदली हैं, क्योंकि विज्ञान विदेश में जैसे कुछ ढूंढा गया, हमारी भाषा के लिए हमको नए शब्द चाहिए होते हैं, वरना फिर वही होगा कि उसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है, या फिर जैसा कॉमेडी हो जाती है कि क्रिकेट के लिए आपने एक लंबा सा कुछ बना दिया और फिर आप उसको चुटकुले की तरह सुनाते हैं, तो उससे वो किया। मेयोनीज तो रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके पूरे परिवार में कई सारे लोगों ने खाने पर काम किया। मेयोनीज, दालमोट, क्रैब, केक्स, बिस्किट्स, इन सारी चीजों को विदेश पूरा जाते रहते थे, अलग अलग समय पर अलग अलग सदस्य विदेश गए, वहां से वो मेन्यू और रेसिपी कलेक्ट करते थे, भेजते थे, वहां पे डेवलप करते थे। तो एक प्रज्ञा सुंदरी देवी उनका नाम है। तो प्रज्ञा ने बहुत सारे जो कुकबुक है, भारत की पहली कुकबुक जिसको बोल सकते हैं, प्रॉपर 3 खंडों में लिखी। एक में वेज है, एक में नॉन वेज है, एक में स्नैक्स और वो सारी चीजें। तो 3 खंडों में उन्होंने पूरा उसको डिवाइड किया, और बहुत सोच समझ के लिखी गई किताब है कि रात में क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए,
ऐसे 1903 का जो उनका मेन्यू है उसमें मेयोनीज का जिक्र है। मतलब हमने मेयोनीज बहुत दो दशक पहले लोकप्रिय होते देखी, जब मोमोज ही लोकप्रिय, तब हमको पता चला मेयोनीज नाम की कोई चीज है। लेकिन उनके परिवार मेयोनीज तब से चल रही थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और एक बहुत मजेदार वो है, कहते हैं ना हर जीनियस के अंदर थोड़ी सी सनक होती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के मामले में वो सनक जो थी वो खाना था। अच्छा। हाँ, उनको किसी ने बोल दिया कि लहसुन खाना चाहिए, उससे जो है हार्ट ठीक रहता है। सुबह दोपहर शाम लहसुन के पकौड़े, लहसुन की कचौड़ी, लहसुन की चटनी। एक समय पर बोल दिया कि कच्चा खाने से बहुत अच्छा होता है, तो कद्दू तक भी उन्होंने कच्चा खाया। इन्होंने जो किताब लिखी है सूफी वैज्ञानिक, जगदीश चंद्र बोस और उनकी दोस्ती का जिक्र आता है। तो एक बार वो गिलास में कुछ पी रहे थे, जगदीश चंद्र बोस आए और उन्होंने कहा, उन्होंने वो पीते रहे, जगदीश चंद्र बोस को पूछा तक नहीं। बोस साहब को बड़ा बुरा लग गया। बाद में पता चला वो गिलास भर के नीम का जूस पी रहे थे। तो इस तरह का बहुत कुछ आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको मैं पहले ही बोला कि आप अपने आसपास ही अगर ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो जो निदा भाषडी का शेर है ना, घर से निकलोगे तो दुनिया खूबसूरत है, वो तो अपने आसपास मोबाइल से बाहर निकलेंगे तो दुनिया में बहुत कुछ ढूंढने के लिए मिलेगा। मोबाइल से बाहर निकलिए। डॉक्टर मेहर, सूफी साइंटिस्ट, जब आपने इन दो महान लोगों के बारे में लिखा तो उन्हें सूफी क्यों कहा? ये तो किताब पढ़ने से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। किताब पेंगुइन ने प्रकाशित की है और मुझे लगता है कि आप सबको किताब पढ़नी चाहिए। किताब इसलिए नहीं कि एक लेखक कह रहा है, किताब का लेखक कह रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने देश के जो महान लोग हैं उनके बारे में और जानना चाहिए। और उन महान लोगों में से बहुत सारे जो महान लोग हैं उनमें से एक जगदीश चंद्र बोस भी हैं। कुछ लोगों ने उन्हें अपने समय का सबसे महान भारतीय भी कहा है, इस पर चर्चा हो सकती है। वो एक महान पॉलीमैथ थे, लेकिन कम से कम हमारी पीढ़ी को उन सब के बारे में जानना चाहिए। जो संक्षेप में अगर मैं बोलूँ तो वो इसलिए मैंने उनको साइंटिफिक सूफी कहा क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के लिए, ज्ञानार्जन के लिए लगे रहे। उन्हें उस बीच में इतने सारे ऑफर्स मिले और वो ऑफर्स सिर्फ उनकी हाँ कहने तक थे और उनकी तमाम पीढ़ियाँ बैठे बैठे खाती। और ऐसे बहुत सारे ऑफर्स उन्हें लगातार मिलते रहे कई सालों तक, लेकिन उन्होंने कभी हाँ नहीं कही। सिर्फ एक, वो हमेशा ये कहते रहे कि मैं ज्ञान की खोज में भटकता हुआ एक यात्री हूँ और मेरा पैसे कमाने से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तो वो किताब पढ़ने से आपको समझ में आएगा, उनकी जीवन के बारे में पढ़ने से समझ में आएगा कि एक आदमी, जैसे कई बार मैं सोचता हूँ कि कई लोगों के जीवन में संघर्ष होते हैं और संघर्ष होते हैं, लेकिन कई लोग संघर्ष चुनते हैं। और मुझे लगता है कि जगदीश चंद्र बोस ने संघर्ष चुना था और पूरी जिंदगी चुनते रहे वो। तो इसीलिए मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं उनके बारे में बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आज भी किताब लिखे बहुत समय हो गया, लेकिन सच में मुझे ऐसा लगता है कि जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ना चाहिए लोगों को। और विनम्र विद्रोही? विनम्र विद्रोही की भी कहानी वही है कि जब हम किताब लिख रहे थे तो हमने करीब 15 से ज़्यादा ड्राफ्ट हमने डिलीट किए। वो इसलिए क्योंकि रामानुजन की ज़िंदगी में दो ही चीज़ें प्रमुख हैं, एक तो फ्रस्ट्रेशन और दूसरा मैथमेटिक्स। और इतनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कि उस ज़माने से लेकर के आज के ज़माने तक के बहुत सारे, मतलब मैं कहूँ कि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो समझ में नहीं आती। और फ्रस्ट्रेशन कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता। तो हम जब किताब लिख रहे थे तो हमें लग रहा था कि आखिरकार इस किताब को फिर क्यों पढ़ना चाहेगा कोई, और क्यों हम पढ़ाएं ये किताब हमारे अपने जो युवा हैं उनको। तो फिर हमें ऐसा लगा कि कुछ एक ऐसा तार है वो जो जोड़ता है उनकी पूरी ज़िंदगी को, है संघर्ष। वो जो एक महान आदमी है अपनी गणित के कारण, लेकिन वो आदमी बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र है। लेकिन सिर्फ विनम्र नहीं है, उसने अपनी परिस्थितियों से, अपनी सफरिंग से विद्रोह भी किया है। और वो इतना प्रबल है विद्रोह कि उसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। जब मैं देखता हूं कि हमारे युवा अक्सर बोलते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, मैं परेशान हूं, मैं मानसिक रूप से मैं ठीक नहीं हूं, मुझे लगता है कि हमें अपने लोगों को पढ़ना चाहिए
और हमें उनके संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए, और हमें मिलती है प्रेरणा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गीता जी, द्वापर युग की सामा और आज के दौर की गीता श्री, दोनों में समानताएं, दोनों में अंतर, क्या देखती हैं आप? बहुत कठिन सवाल है सईद, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। ऐसा सवाल पूछ के लेखक को फंसाना नहीं चाहिए नहीं, कि नहीं, अरे प्लीज, ये दुष्टता तो मैं कभी कर ही नहीं सकती। एक समानता बता देती हूँ। देखो, अंतर तो मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर है, क्योंकि सामा बागी थी, मैं भी बागी हूं। सामा प्रेम करना जानती थी समूची सृष्टि से, कायनात से। मोहब्बत मेरा भी पैगाम है जहां तक पहुंचे। वाह। सामा एक सामंती परिवेश में पली बड़ी एक लड़की थी। मैं भी बिहार के एक सामंती परिवेश से आती हूँ। तो समानताएं ही समानताएं हैं, बस अंतर एक ही है कि उसे मुनि कुमार पसंद आया, हमें सामंत कुमार पसंद आया। यही फर्क है, क्योंकि हमें जंगल न मिला, हमें कंक्रीट के जंगल मिले, उसे सचमुच का जंगल मिला। तो जंगल जंगल का फर्क था, लेकिन समानताएं बहुत कुछ है। और समानताएं इसलिए भी होती हैं लेखक के मुख्य किरदार के साथ कि लेखन का गुण बता रही हूं आपको, कि कोई लेखक ऐसा नहीं है जो अपने को अपने किरदारों में नहीं देता हो। अपने स्वभाव से अपने किरदार को अलग कर ही नहीं सकता वो। और खासकर स्त्री जब किसी दूसरी स्त्री को हीरोइन के रूप में खड़ा करती है तो वो उसी में समा जाती है, क्योंकि वो अपना सब कुछ उसको देती है, अपना ताप, अपना तेवर, अपनी अग्नि, अपनी शीतलता, सब कुछ देकर एक स्त्री, जो मेरी छाया उतनी विराट नहीं हो सकती, मैं जानती हूं ये दुनिया कभी मुझे बढ़ने नहीं देगी, लेकिन मेरे किरदारों की जो विराट छाया है ना, वाह, वाह, मैं उसी में बहुत आराम महसूस करती हूं। तो मैं न बढ़ूं, मेरा किरदार बढ़े। तो सामा को मैं बहुत लंबी छाया देखती हूँ सामा की। अनिमेश, बहुत सुंदर बात गीता जी ने यहाँ पर कही। क्या ठाकुर बाड़ी का कोई ऐसा किरदार है जिसे आप अनंत देखते हैं और वो भी उस चिड़िया की तरह विहंगम दृश्य निहारना चाहती थी? उसके सपने, उसके आकांक्षाएं आपको नजर आई? दो किरदार हैं असल में। एक किरदार बहुत लोकप्रिय है लोगों के बीच में, वो है कादम्बरी का किरदार, रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर की जो भाभी थी। और क्योंकि लोगों का मानना है, ऐसा बहुत सारे लोगों का, कि उन दोनों के बीच में प्रेम था और उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी। तो एक वो किरदार है जिसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। हालांकि मुझे जो किरदार जो सबसे अच्छा लगा वो है ज्ञानदा नंदिनी देवी का। और ज्ञानदा नंदिनी देवी कहते ना कि कुछ लोग इतनी सारी, एक मतलब मुझे वो उनके पूरा जितना भी पढ़ते हुए और समझते हुए लगा कि एक व्यक्ति इतने सारे बदलाव हमारे आपके रोज के जीवन में कैसे कर सकता है। हम जो साड़ी पहनने का जो तरीका है, ब्लाउज, पेटीकोट, ब्रोच, पिन, जैकेट, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, इनका कोई हिंदी शब्द नहीं है लोकप्रिय, क्योंकि ये सारे लेकर और भारतीय साड़ी को लेकर एक साड़ी पहनने का जो तरीका विकसित किया वो उन्होंने किया। इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन उन्होंने देखा, लंदन अकेले जहाज पकड़ के चली गई उस जमाने में 2 बच्चों को लेकर, पति को बंबई छोड़कर, और वहां पे देखा उन्होंने वापस आके केक काट के हैप्पी बर्थडे गा के बर्थडे मनाना शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने बहुत पुश किया, बहुत प्रेशर बनाया कि वो बाल साहित्य लिखें, कि बच्चे जब पढ़ेंगे तो, और ये जो सोच दिखाता है, उन्होंने खुद भी कुछ एक कहानियां लिखी, किताबें लिखी जो बहुत लोकप्रिय हैं। 1980 में उन्होंने लिखा कि 1880 में उन्होंने लिखा कि एक संगठन होना चाहिए जो राजनीतिक तरीके से भारतीयों की बात अंग्रेजों से कह सके। वो लेख छपा, उसके 5 साल बाद भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई। तो वो इतना दूरदर्शी व्यक्तित्व जो हम एक उसमें फुटनोट में समेट देते हैं कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी थी, वो काफी कुछ उन्होंने किया, काफी कुछ। तो एक व्यक्ति, अगर आप ये सारी चीज देखें, साड़ी पहनने का तरीका, आपका बाल साहित्य का पुश, कांग्रेस का जो शुरू हुआ, गठन हुआ, अगर आप इन सारी चीजों को मिलाएंगे तो उनका हमारे जीवन पर, मेरे आपके सबके जीवन पर बहुत ज्यादा असर है, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर बहुत असर है। तो मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग कैरेक्टर लगता है। डॉक्टर मेहर, एक जो सबसे जरूरी चीज मैं भूल गया बताना, न्यूक्लियर फैमिली, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ अलग रहेंगे, ज्वाइंट फैमिलीज अलग, वो उन्होंने शुरू किया।
जो आज आज हम देख रहे हैं, आज न्यूक्लियर फैमिली का दौर है। डॉक्टर मेहर, विज्ञान बड़ा रोमांचित करता है, लेकिन जब पढ़ने लिखने की बात आती है तो आई एम श्योर यहाँ बहुत सारे अगर बच्चे हैं तो उन्हें डर भी लगता है, कठिन भी लगता है, समझना मुश्किल होता है। आप साहित्य के माध्यम से इस कठिन विज्ञान को आम जन जन तक सरल भाषा में किस तरह से पहुंचा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच में ऐसा हो गया है कुछ 100 सालों में कि हमने विज्ञान को बहुत ही कठिन विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं साइंटिस्ट नहीं होता तो शायद मैं जासूस होता। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक वो साइंटिस्ट जो अपने आप को साइंटिस्ट कहता है वो अपने आप में एक जासूस ही होता है। जासूस इसीलिए, या हम ये कहें कि हम अलग तरह के जासूस हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों के बारे में कम इंटरेस्ट रखते हैं। हम नेचर की जासूसी करते हैं। हम वो चीजें खोज के लाते हैं जो नेचर ने छुपा रखी हैं। मतलब और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांचक किस्म का शौक है, का प्रोफेशन है वैज्ञानिक होना। तो मुझे लगता है कि जिस किसी को भी बहुत ऊंचे स्तर की जासूसी करनी हो विज्ञान में आए और बहुत ही ओरिजिनल तरीके से अपने अपने हथियारों के साथ जासूसी करने का जो आनंद है वो विज्ञान में संभव है। मुझे जो अभी महिलाओं के बारे में बहुत बातचीत हो रही थी और महिलाओं के पक्ष के बारे में, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ बात करूं। साइंस फिक्शन की हम कुछ बात करने वाले थे। मदर ऑफ मॉडर्न साइंस फिक्शन मैरी शैली को कहा जाता है और साइंस फिक्शन की जो मॉडर्न साइंस फिक्शन है वो मैरी शैली के फ्रैंकेनस्टाइन्स के बाद बात शुरू होता है। और उसके बाद असल में हाँ, एक बात और क्या, साइंस फिक्शन आखिरकार है क्या? फिक्शन ही क्या है? मतलब फिक्शन क्या है? ऐसा होता तो क्या होता? बस ये सवाल पूछ लीजिए आप। दो लोगों के बीच की स्टोरी है, प्रेमी और प्रेमिका के बीच की, और प्रेमी तो तैयार है, प्रेमिका के मन में कुछ संशय है। अगर ऐसा हो संशय तो कहानी बन जाती है। या प्रेमिका के पिता की मन में कुछ संशय है, कहानी बन जाती है। साइंस फिक्शन में भी कुछ इसी तरह का मामला है। सारी चीजें व्हाट इफ से शुरू होती हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। साइंस फिक्शन बेसिकली हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर है, जो भविष्य है उसका भूत है। बिल्कुल ठीक। तो साइंस फिक्शन को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो हम 4 तरह के जो मेन कैटेगरी हैं उनमें लाते हैं। एक होता है स्पेकुलेटिव फिक्शन, मतलब कि आप कुछ सोचते हैं कि अगर ऐसा होता। फिर एक है फैंटेसी, और फिर एक है मूलभूत साइंस फिक्शन, और उसके बाद आती है माइथोलॉजी। तो हम मूल तरह से 4 तरह से हम साइंस फिक्शन को उसमें बांटते हैं। और जब हम अपने देश में साइंस फिक्शन की बात अगर करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही थी और साहित्य की बात हो रही है, तो जगदीश चंद्र बोस के बारे में भी एक बात सबको जाननी चाहिए, स्पेशली जैन जी को, कि भारतीय भाषाओं की जो पहली साइंस फिक्शन कहानी है, ऐसा माना जाता है कि वो जगदीश चंद्र बोस ने लिखी थी। सन 1896 में ये कहानी छपी थी निर्देशेर कहिनी के नाम से, और बाद में 1920 में इसका नाम उन्होंने बदल के एक किताब छापी थी, तो उसमें उनका नाम उन्होंने पलातक तूफान रख दिया था। तो भारत में भी साइंस फिक्शन की पूरी एक परंपरा है, और जिसके बारे में हम अक्सर नहीं जानते, और बहुत ही प्यारे साइंस फिक्शन लिखे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर जगदीश चंद्र बोस ने सिर्फ साहित्य लिखा होता, साइंस नहीं की होती, तो शायद उन्हें एक नोबेल प्राइज मिला होता। क्या बात है, वाह वाह। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो साइंस फिक्शन है पलातक तूफान, उसमें उन्होंने जिस थ्योरी की बात की है, वो थ्योरी को कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। और बटरफ्लाई इफेक्ट का जो टर्म है, जो थ्योरी है, जो वो एक वैज्ञानिक थे लॉरेंज, उन्होंने 1972 में दिया। उन्होंने कहानी लिखी थी 1896 में। जो बाहर जो लिटरेरी डिपिक्शन ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट है, वो रे ब्रैडबरी एक बहुत बड़े कहानीकार हुए हैं, उनकी कहानी थी 1951 में आई थी वो। तो ऐसा मानते हैं लोग कि लगभग 60 साल आगे थे वो जगदीश चंद्र बोस।
साइंस फिक्शन के मामले में। महिलाओं की बात आई तो मुझे एक और बात याद आ गई। 1905 में एक और महिला कथाकार हुई हैं भारत में, उनका नाम था बेगम रुकिया, और उन्होंने एक साइंस फिक्शन लिखा था, उसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम, और ऐसा माना जाता है कि वो पहला फेमिनिस्ट साइंस फिक्शन था। उसमें उन्होंने ये इमेजिन किया था कि अगर मेल और फीमेल के रोल रिवर्सल हो जाएं तो दुनिया कैसी हो। अगर आदमी जो काम करता है वो महिलाएं करें और महिलाएं जो काम करती हैं वो आदमी करें। लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो ज्यादा लॉजिकल तरीके से सोचेंगी। उन्होंने कहा कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पर एक नई दुनिया रचेंगी। ये उन्होंने अपनी उस कहानी में लिखा था। ये तो सच्चाई भी है, महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होती हैं। महिला मन जो होता है वो प्रेम से भरपूर होता है। गीता जी, जल, जंगल, जमीन, सामा, मध्य प्रदेश की भील, आदिवासी महिला, 1 घंटा बहुत कम है चर्चा आप लोगों से। अनिमेष, डॉक्टर वॉन, चर्चा करने के लिए अब पिछले 5 मिनट से बोल रहे हैं खत्म करो खत्म करो खत्म करो। हाँ तो बताइए ना, लग रहा है कि बहुत सारी बातें हैं जो रह ही गई। सामा के बारे में बहुत कुछ जानना था, रह गया। देवियों का लोक, उसका लोकार्पण हम यहाँ करेंगे बस कुछ ही क्षणों में। लेकिन मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड में बताइए तो क्या है देवियों का लोक, क्या मिलेगा हमें उसमें? मैं पहले बताया था कि मैं स्त्री हूं, तो मैं अपनी परंपरा को ढूंढ रही हूं। मैं इतिहास ढूंढ रही हूं, पुराणों में ढूंढ रही हूं। ढूंढते ढूंढते देवियों की खोज की मैंने। पहले कुल देवी, फिर ग्राम्य देवी, फिर लोक देवी। जब आप पूजा करते हैं तो पंडित जी एक मंत्र पढ़ते हैं, लोक देवी, ग्राम्य देवी, कुल देवी, ऐसे एक मंत्र आता है उसमें। तो ये देवियां हैं कौन, क्या है, और ऐसा क्या हुआ कि भारतीय समाज कुल देवी, ग्राम्य देवी, लोक देवी की पूजा करते करते स्त्री विरोधी हो गया, स्त्री द्वेषी हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? तो मैं इसकी खोज में मैं देश के कई हिस्सों की देवियों की खोज की, कुल देवियों की, ग्राम्य देवियों की, लोक देवियों की। उनके किस्से निकाले, उनके नाम और उनकी परंपरा, उनकी पूजा पद्धति, और उनका कैसे कैसे कुल देवी अलग होती हैं, लोक देवी अलग, और ग्राम्य देवी कैसे कैसे अलग होती हैं। और कुल देवियों से कैसे खानदान का पता चलता है, ग्राम्य देवियों से एरिया का, और लोक देवियों से लोक संस्कृति का पता चलता है। तो इन सब को मिला के मैंने एक काफी रिसर्च किया, 3-4 साल। फिर मैंने एक किताब के रूप में मैं इसको लेकर आई हूँ। ये धार्मिक पुस्तक कतई नहीं है, ये सामाजिक है और स्त्री की उस परंपरा की खोज है, और स्त्रीत्व का पारंपरिक उत्सव है, जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि हमारे पास भी एक परंपरा है, जिसे ढूंढती हुई मैं देवियों के लोक तक पहुंची हूं। तो इस लोक में स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। डॉक्टर मेहरवान, अनिमेष मुखर्जी, गीता श्री जी, आप तीनों का साहित्य आज तक के इस मंच पर आने के लिए, हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, हमें गरिमा प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।